गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी और भी बच्चे हैं जो बाहर होंगे, तो 2-1 मिनट वेट कर लेते हैं। क्या लेट आते हैं सारे? अच्छा, नहीं, इसकी जैसे ग्रुप 1 में नहीं आते आप लोग? अच्छा, सभी की पहली है? ग्रुप 1 की क्लास करते हो? तो बच्चे क्या लेट आते हैं सारे? तो अभी तक तो आए नहीं, 11:30 हो गए। कुछ का तो बुक्स देख रहा हूँ, वो भी रखी हुई यहाँ पे कॉपी। चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं। कोई नहीं, राइट। नेहा बंसल ऑनलाइन में है। गुड मॉर्निंग नेहा। अभी यहाँ लाइव में बच्चे थोड़ा बाहर गए हुए ब्रेक में, आते हैं फिर स्टार्ट करें 2-1 मिनट के बाद। निखिल, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग शुरू करते हैं आपके साथ। मेरा नाम सचिन गुप्ता है, और सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में जो आपका पहला पेपर है, या ऐसा कह सकते हैं सीक्वेंस में पेपर नंबर 4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम आज इसके कुछ बेसिक्स और कॉन्सेप्ट भी शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का है। अब इस पेपर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक 30 और एक 70 मार्क्स। ऐसे जो 30 मार्क का पेपर होता है वो पेपर कहलाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो 70 मार्क्स का पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है। तो पहले हम बात करते हैं 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के पेपर में
3 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10, 10, 10। जो पहले 2 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं केस सिनेरियोस, केस सिनेरियोस। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 केस सिनेरियोस। आइए, हम लोग आपका इंतजार करके क्लास को 2 या 3 मिनट लेट शुरू किया है, फिर मैंने देखा तुम लोग तो आ नहीं रहे, फिर स्टार्ट ही कर दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि जो 30 मार्क का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। उस हाँ जी, तो 30 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। पहले 2 क्वेश्चन केस सिनेरियोज होते हैं और तीसरा एमसीक्यू। अब केस सिनेरियो क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी हो तो वो ठीक रहता है, उससे हमारा इंटरेस्ट बनता है और पता चलता है हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब केस सिनेरियो मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेफरेंस में नहीं बता सकता अभी के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए ऑल टुगेदर नया है। ना आपने ग्रेजुएशन जो भी आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में है उसमें पढ़ा, ना फाउंडेशन में, ना कभी स्कूल में पढ़ा। दिस ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं केस सिनेरियो क्या होता है। जैसे आपने अकाउंट्स 11th में, 12th में, फाउंडेशन में पढ़ा। हो सकता है कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से हो, उसने नहीं पढ़ा होगा। अब जैसे अकाउंट्स में मान लीजिए फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। आमतौर पर उसमें क्या होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। अब केस सिनेरियो क्या होता है, आपको एग्जैक्ट एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, कुछ नहीं कहेंगे। आपको क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद नीचे 5 सवाल होंगे और 5 सवाल एमसीक्यू की शेप में होंगे। जैसे पहला सवाल होगा व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, और 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपे निकालना है और आप कहोगे अरे मेरा आंसर तो वो है जो बी पॉइंट में दे रखा है, तो आप कहेंगे फर्स्ट का आंसर है बी। आपको सेकंड क्वेश्चन दे देंगे व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, 4 ऑप्शंस होंगी, आप बताइएगा नेट प्रॉफिट क्या है। थर्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपने डेप्रिसिएशन वगैरह निकाला होगा तो उससे मैच कर लें हमारा आंसर कौन सा आ रहा है। फोर्थ, व्हाट इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो एक तरह से प्रॉपर क्वेश्चन होगा और उसके ऊपर नीचे 5 सवाल पूछे गए होंगे, हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। इसको बोलते हैं केस सिनेरियो। इसमें एक फायदा है, आप जब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना तो उसका प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर नहीं करता। मतलब आपको बहुत फेयर तरीके से लाइनें वाइनें डालकर ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर पर्टिकुलर्स अमाउंट वो लिख के प्रेजेंट नहीं करना। एग्जाम वाला कहता है ये सवाल तो जैसे मर्जी कर ले रफ में, बस मेरे को तो 5 सवाल के जवाब दे दे, फर्स्ट का आंसर ए बी सी डी में से क्या है। मेरे को ये नहीं चाहिए कि तू प्रेजेंट कैसे कर रहा है इसको। तो इससे फायदा क्या होता है, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मल प्रेजेंटेशन में तो लाइनें वगैरह डालना, राइटिंग साफ करना, वो सब बच जाता है। ये होता फुल फ्लैश क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे आपको 2 केस सिनेरियोज आते हैं, 1 और 2। अब इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब आप कोर्स करेंगे, प्रैक्टिकल सवाल करेंगे, कोई भी उसमें से केस सिनेरियो बनकर आ जाएगा। बट आप चिंता ना करें, हमारी जो बुकलेट है उसमें कम से कम 30 से ज्यादा केस सिनेरियोज हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। और जनवरी 26 तक हो सकता है आईसीआई कुछ और नए रिलीज कर दे, वो भी एडअप हो जाएंगे। तो ये केस सिनेरियो हो गए। 2 सवाल ऐसे होते हैं। अब तीसरा होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या, वो सिंपल क्वेश्चन होता है।
जैसे केबीसी में एक सवाल होता है, 4 ऑप्शन होती है ना, ऐसे वहां पे भी एक लाइन लिखी होगी, नीचे 4 ऑप्शन होंगी, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कह दे रेंट कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। आप बोलोगे रेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे होता है, इसमें 5 एमसीक्यूज होते हैं, बट एक स्टेटमेंट होती है, ऊपर 4 ऑप्शंस होती हैं, बस उसी को पढ़ के जवाब देना है। केस सिनेरियो में पूरे सवाल होते हैं, जबकि आखिरी एमसीक्यू के अंदर सवाल नहीं होता, स्टेटमेंट होती है। तो कुल मिला के पहला केस सिनेरियो, उस पे 5 क्वेश्चंस नीचे, दूसरा केस सिनेरियो, उस पे 5 क्वेश्चंस नीचे, और तीसरा एमसीक्यू, उसमें 5 सवाल होते हैं, वो हर चैप्टर से एक एक ले लेते हैं या कहीं से भी दे देते हैं। तो ये आपका हो गया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप। अब जो 70 नंबर का पेपर है वो होता है सब्जेक्टिव। इसमें आपको 14 नंबर के 6 क्वेश्चंस देते हैं, 14 इंटू 6, और कहते हैं पहला तो जरूर करना है, पहला सवाल तो जरूर करना है। अब 6 में से पहला तो जरूर करना है, अब कितने बच गए? 5। फिर कहते हैं उसमें से कोई भी 4 कर लो, तो जो आपकी मर्जी हो आप वो कर सकते हो। लेकिन जो छठा क्वेश्चन होता है ना, लास्ट वाला, वो थ्योरी होती है ज्यादातर। तो इसका मतलब यह है थ्योरी हमारे पेपर में कंपलसरी नहीं आती, इट ऑलवेज कम्स इन ऑप्शन। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थ्योरी पसंद नहीं होती, भैया ठीक है, फिर आप छठा क्वेश्चन छोड़ देना, पहले 5 कर लेना। लेकिन कभी भी ऐसा मत करके जाना कि थ्योरी पढ़ के ना जाओ, जरूर प्रिपेयर करके जाओ। थ्योरी करने में टाइम कम लगता है, तो पेपर पूरा करने में बहुत मदद करता है। और वैसे भी हम तो आपको क्लास में कराएंगे सारी थ्योरी, और थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थ्योरी सीखोगे तभी प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो कुल मिला के पहला क्वेश्चन कंपलसरी, और जो बच गए 5 उसमें से 4। अच्छा, ये जो 6 क्वेश्चंस होते हैं ना, हर क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, उसके 3 पार्ट्स, दूसरा क्वेश्चन उसके 3 पार्ट्स, तीसरा क्वेश्चन उसके 3 पार्ट्स, चौथा क्वेश्चन उसके 2 ही होते हैं। 7-7 नंबर के 2 हो गए या 8 और 6 के हो गए, वो जुगाड़ बना लेते हैं जैसे मर्जी करके। इस तरह से हर क्वेश्चन के आमतौर पे 3-3 पार्ट्स होते हैं, कोई एक क्वेश्चन होगा बीच में उसके 2 पार्ट्स होंगे। ऐसे थ्योरी में भी जो आखिरी क्वेश्चन है 6th, उसमें 3 पार्ट होंगे या 4 पार्ट होंगे, इस तरह से। तो पार्ट्स होते हैं अंदर। आप कोई भी चैप्टर एग्जाम में छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, या तो वो एमसीक्यू डाल देता है, केस सिनेरियो डाल देता है, प्रैक्टिकल डाल देता है, थ्योरी डाल देता है, ऐसे। तो ये आपको पेपर पैटर्न बता दिया। अब सवाल ये है, ये जो पेपर 100 नंबर का आएगा, उसमें हम कितना स्कोर कर सकते हैं? देखिए, इसमें 100 मार्क्स भी पीछे एग्जाम में आए हैं, 100 मार्क्स भी आए हैं। और एक एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करें, एवरेज, तो आराम से इस पेपर में 70+ मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। बट इफ यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं कहता हूं 100 भी दूर नहीं है, 100 भी दूर नहीं है। यू कैन ऑल्सो अचीव। एवरेज स्टूडेंट 70 ले लेता है, जो मेहनत कर रहा है, मेहनत, उसका 85-90 के आसपास अच्छा स्कोर इसमें आ जाता है। पेपर जो है वो टफ नहीं आता है, पेपर टफ नहीं आता है, बस आपको सारा कोर्स करके जाना है। ये इस पेपर का मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। सो थ्योरी इज नॉट कंपल्सरी, ऑलवेज कम्स प्रैक्टिकल। और आप एवरेज स्टूडेंट के तौर पे सोचें तो 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है तो 85-90 आराम से आ जाते हैं। और 100 भी इस पेपर में पीछे एग्जाम में आए हैं, ऐसा नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, वो भी आए हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे? यहां से हम आपको नोट्स देंगे, बुक्स देंगे, उसमें आईसीआई के सारे सवाल होंगे जो स्टडी मटेरियल के अंदर है। पास्ट पेपर जितने भी है वो सारे कवर होंगे। कुछ एग्जाम से पहले रिविजनरी टेस्ट पेपर होते हैं, वो मॉक टेस्ट पेपर के सवाल, सब चीजें होंगी। और टाइम टू टाइम आपके यहाँ एग्जाम भी चलते रहेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को जज भी कर सकते हैं। सो कंटेंट वाइज यू रेस्ट अश्योर्ड कि आपको बेस्ट कंटेंट यहां दिया जाएगा, सब चीजें कवर होंगी, बस आपको उसी को एकदम फॉलो करना है, राइट? तो आज हम शुरू करेंगे अपने सब्जेक्ट को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं पहले तो आपको आज थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, टॉपिक में क्या है, सब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें हैं, क्या टर्म्स का मतलब होता है। और इस सब्जेक्ट के अंदर आप कह सकते हैं हमारे कुल मिला के 14 चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग थ्योरी। 14 चैप्टर्स हैं। और सारे ही चैप्टर्स की जो वेटेज है वो करीब करीब आप मान के चलें एग्जाम में 5 से लेकर 10 नंबर के बीच में रहती है, 5 to 10 मार्क्स।
ये इसकी वेटेज है। ठीक, तो हम शुरू कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, आइए सबसे पहले हम आपको आज कॉस्ट, इसका मतलब बताएंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आप कॉपी में लिखें कॉस्ट। कॉस्ट इसको हिंदी में लागत भी बोलते हैं, लागत। अगर हिंदी की बात करें, लागत। आप मेरे को बताइए, जितना भी आपको आता है, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट किसको बोलते हैं? हमें कोई बुक की डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज कॉस्ट। सही है, और बताएं, कोई और बोलना चाहे? एक्सपेंसेस, गुड। तुम बताओ कॉस्ट किसको बोलते हैं? ठीक है मैं बताता हूं, देखो, कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं, कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट। कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप बताइए वो कॉस्ट है कि नहीं। एक आदमी खाली बैठा था, कुछ काम धंधा नहीं करता। एक दिन उसको ऐसा लगता है, यार मेरे को कुछ काम करना चाहिए, मैं कब तक ऐसे घर बैठा रहूंगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक कोई बिजनेस शुरू करेगा। अब सबसे पहले उसने एक दुकान किराए पे ली। अब दुकान कोई खोल रहा होगा, सामान बेचेगा वहां से, तो दुकान किराए पे ली। अब दुकान का जो रेंट है, क्या वो कॉस्ट है कि नहीं है? ये बताएं। यस, वो कॉस्ट है, क्योंकि रेंट क्यों पे कर रहा है? अल्टीमेट पर्पस है कमाना, तो रेंट इज अ कॉस्ट। अब उसने दुकान पर 2 सेल्समैन को रख लिया। भाई कोई कस्टमर आएगा, सामान पकड़ाना, दिखाना, ये सब काम करना, तो उन सेल्समैन की सैलरी भी है। क्या वो कॉस्ट है? यस, इट इज अ कॉस्ट। अब दुकान का बिजली पानी का बिल आएगा, क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल इज अ कॉस्ट? यस, वो भी कॉस्ट है। अब जो भी सामान वो बेचेगा वहां से, तो पहले उसको खरीदता है, दुकान पे रखेगा तभी तो बेचेगा। सो ही परचेस्ड गुड्स, क्या वो कॉस्ट है? यस, ये भी कॉस्ट है, क्योंकि सारा खर्चा कमाने के लिए कर रहा है। अब एक दिन क्या होता है, दुकान में आग लग जाती है। जो स्टॉक है वो तो नहीं चलता, बट दुकान खराब हो जाती है। काफी लकड़ी वकड़ी का काम करा रखा था, लाइटें वाइटें थी, सब खराब हो जाती हैं। इसको ठीक कराने में उसका 50,000 रुपए लगा, 50,000। क्या ये कॉस्ट है? आपने का कॉस्ट। मैं आपको बताता हूं, ये कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कॉस्ट की आधी डेफिनेशन बताई थी। अब मैं पूरी डेफिनेशन बताता हूं। कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं, कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं, लेकिन जिसको हम कस्टमर से रिकवर कर सकें, जिसको हम कस्टमर से रिकवर कर सकें एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। अब देखिए, मान लीजिए वो आदमी दुकान चला रहा है, कुछ ना कुछ सामान बेचता होगा। आपको क्या लगता है, परचेज है, दुकान का रेंट है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सेल्समैन की सैलरी है, ये सब ऐड करके तो उसकी कॉस्ट आती होंगी, फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ता होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो एक तरह से सारे खर्चे किससे रिकवर किए जा रहे हैं? कस्टमर से। कस्टमर से। आपने ये बात नहीं सुनी क्या कभी, अरे ये तो बहुत बड़ा शोरूम है, इसमें चीजें महंगी मिलेंगी? यस, इट इज ऑब्वियस, क्योंकि इतना बड़ा शोरूम है तो उसके सारे खर्चे भी होंगे, और वो खर्चे मालिक अपनी जेब से थोड़ी देगा, कस्टमर से रिकवर किए जाते हैं। तो कोई भी खर्चा जो हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, उसको कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर दुकान में आग लग गई, उसको ठीक कराने में 50,000 रुपए लगे, इसको हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। बताता हूं क्यों। अगर मान लो हम उसको कॉस्ट मान लें, तो हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। जब कॉस्ट ज्यादा तो सेलिंग प्राइस भी ज्यादा। तो कस्टमर पता है क्या कहेंगे, आग तेरे यहां लगी, हम क्यों भुगते हैं? क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स लोग जो हैं, उनके थोड़ी आग लगी है, उनकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा हुई है, उनका थोड़ी प्राइस ज्यादा है, फिर तो ग्राहक सारे वहीं जाएंगे। तो मेरे को मालूम है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, मैं इसको कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता, सो इट इज नॉट अ कॉस्ट। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई पर्सनल एक्सपेंस भी नहीं है, कौन सा घर में आग लगी है, फिर भी इसको कॉस्ट नहीं बोलते। अब मैं बताता हूं इसका होगा क्या।
मान लो पूरे साल मैंने बिजनेस की मेहनत करी और मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब मैं पता है क्या बोलूंगा, यार 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसमें 50,000 तो आग में लग गए, मतलब अपनी पॉकेट से बेयर करूंगा। अब 4.5 लाख बच गए, ये घर ले चलता हूं, घर पे परिवार है, खर्चे पानी के काम आएगा, कुछ खर्च करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरह से इसको हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, तो ये कॉस्ट नहीं है। तो कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं, कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं, विच कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। आज मैं आपको यहां पढ़ाने के लिए आया हूं, अपनी कार से आया हूं, पेट्रोल तो लगा है, ये भी कॉस्ट है मेरी, क्योंकि मैंने क्यों लगाया है, कमाने के लिए। तो कोई भी एक्सपेंस जो हम कमाने के लिए करते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं। आज इस क्लासरूम में हम क्लास ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इस लैपटॉप का, टैबलेट का डेप्रिसिएशन है, दीज आर ऑल एक्सपेंस, दीज आर ऑल कॉस्ट। ये सब हम आपसे रिकवर करेंगे कैसे, जो हम अपनी फीस डिजाइन करते हैं उसमें पहले कॉस्ट निकालते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करके फिर आपसे सेलिंग प्राइस के तौर पे अमाउंट रिकवर करते हैं। हर बिजनेस के अंदर ये होता है, चाहे वो गुड्स बेचे या सर्विसेज बेचे। तो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं जिसको हम कस्टमर से रिकवर कर सकें एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या आपको बात समझ आती है? चलिए लिखिए इसको। कॉस्ट डेफिनेशन लिख पा रहा हूं, इट मीन्स expenses incurred, it means expenses incurred in the process of generating revenue, in the process of generating revenue, which can be recovered from customer as a part of selling price, which can be recovered from customer as a part of selling price। तो देखिए, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवाई, कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं जिसको हम कस्टमर से रिकवर कर सके एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। अब एक बार देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैंने एक बॉक्स में कवर किया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें ऐसे है कॉस्ट अकाउंटिंग और बाद में आप कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअली दो चीज को मिक्स करके सब्जेक्ट बनाया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं आपको नेक्स्ट जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग की लिखवाऊंगा। मतलब ये होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, जैसे ही हम अकाउंट्स, अकाउंटिंग वर्ड बोलते हैं तो आपको बताइए, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसकी याद आती है नहीं आती, लेजर, एंट्रीज। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब है ही नहीं। नाम जरूर इसका कॉस्ट अकाउंटिंग है, बट इसमें अकाउंट्स दूर दूर तक नहीं है। ना आपको कोई लेजर यहां दिखेगा, ना डेबिट क्रेडिट दिखेगा, ना कोई बैलेंस शीट दिखेगी, कुछ नहीं है यहां पर। तो फिर यहां कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, सबसे पहली बात आप मेरे को बताएं, जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसमें आप आमतौर पे अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, वो कितने समय का होता है, कितनी ड्यूरेशन का होता है। जब भी आप कोई अकाउंट्स बना रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, वो आमतौर पे कितनी ड्यूरेशन का होता है, 1 साल का? बिल्कुल सही। आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसी कोई ड्यूरेशन नहीं है। 1 दिन की भी हो सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग, 1 हफ्ते की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, 1 क्वार्टर की भी, 6 महीने की भी, 1 साल की भी। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब जब मैं अकाउंट्स पढ़ता था हमेशा देखता था बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, ये कभी कहेंगे 31 मार्च, कभी कहेंगे 30 जून, कभी कहेंगे 31 जनवरी, कभी कहेंगे 28 फरवरी,
यहां कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सबसे पहली बात। अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उसके बाद नोट वोट करवा दूंगा। देखिए, एक आदमी है, 1 जनवरी को एक बिजनेस शुरू करता है, और बिजनेस किस चीज का? शर्ट्स बनाने का। कहते जी मैं शर्ट्स बनाऊंगा। फिर पता है क्या बोलता है? कहते हैं यार बेचना फरवरी से शुरू करूंगा, अभी नहीं बेचता, थोड़ा जनवरी में स्टॉक तैयार कर लेता हूं, प्रोडक्शन कर लेता हूं, बहुत सारा माल होगा तो फरवरी से धड़ाधड़ सेल शुरू करूंगा। तो जनवरी से वो प्रोडक्शन करेगा। अब उसने क्या करा? एक छोटी सी डायरी अपनी जेब में रख ली। अब 1 तारीख को बिजनेस शुरू करा, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। जब भी कोई खर्चा करता था ना, उस डायरी में लिख लेता था। लेकिन एक खास बात थी, जैसे डायरी का पहला पेज, उसके ऊपर लिख दिया 1 जनवरी, 1 के खर्चे सारे वहां पर, जो भी 1 तारीख को खर्चे हुए। 2 जनवरी के खर्चे अगले पेज पर, 3 जनवरी के खर्चे तीसरे पेज पे। तो आप बताइए, जब जनवरी खत्म होगा, उस डायरी के कितने पेज भर गए? 31। छुट्टी बुट्टी कुछ भी नहीं, प्रोडक्शन हो रहा है, 31 पेज भर गए। तो बड़ी अच्छी आदत थी इसकी, सारे खर्चे वहां लिख लिया करता था। अब जैसे जनवरी खत्म हुई, तो रात को उसने क्या किया? एक पेज लिया, इसके ऊपर लिखा 1 से 31 जैन, 1 से 31 जैन, ठीक है, 1 से 31 जैन। अब सबसे पहले उसने लिखा मटेरियल। वो डेली कुछ ना कुछ सामान खरीदता था, एक बार में नहीं खरीदता था। शर्ट्स बनाने के लिए, जैसे कपड़ा है, धागा है, बटन है, आज लाल रंग का कपड़ा खरीद लिया, कल सफेद रंग का खरीद लिया, इतने मीटर उतने मीटर। तो उसने वो डायरी निकाली, मटेरियल डेली खरीदता था, पेज पलटता गया, टोटल करता गया, पलटता गया, टोटल करता गया। तो उसको पता चला उसने पूरे 1 महीने में 4 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा है। मैंने लैक्स को एल लिख दिया है, 4 लाख का मटेरियल खरीदा। अब उसके यहां स्टाफ भी था, जिसको आप लेबर या एम्प्लॉय बोल सकते हैं। वो डेली पैसे देता था, ज्यादा काम हुआ तो ज्यादा, कम काम हुआ तो कम। फिर उसने डायरी निकाली, पलटता गया, भाई मैंने डेली लेबर को कितने पैसे दिए। पता चला लेबर को दिए 3.5 लाख रुपए पूरे महीने में। अब कुछ एक्सपेंस लगे, जैसे जहां बैठ के काम होता था उसको फैक्ट्री बोलते हैं, उसका पहले दिन रेंट दिया था। इसके अलावा बिजली का बिल दिया, और भी खर्चे। मैं डिटेल में जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ बोलता हूं एक्सपेंसेस। उसने सारे खर्चों का टोटल किया 2.5 लाख। अब सम करो कितना हुआ? 10 लाख। इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट, टीसी, टोटल कॉस्ट। आपको पता है इसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कोई अकाउंट बना? नहीं, यहां स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं बनते। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने कितने समय की करी? 1 महीने की। मैं चाहता तो 15 दिन की भी कर सकता था, मैं चाहता तो 1 हफ्ते की भी कर सकता था, क्योंकि मैंने तो मन में सोचा कि फरवरी से प्रोडक्शन सेल शुरू करूंगा, जनवरी में बनाऊंगा। तो जैसे जनवरी खत्म हुई, मैंने कहा जरा देखो तो कितने खर्चे लगे। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है वो बताता हूं। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? कॉस्ट जो एक टाइम पीरियड में लगी है। इसका मतलब जनवरी इज द टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में जो भी कॉस्ट लगी है, जब आप उसको इकट्ठा करते हैं, एक जगह लिखते हैं, इसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। डेफिनेशन क्या सुनिएगा जरा, लिखना नहीं है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। अकाउंटिंग का मतलब वो मत लेना ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। अकाउंटिंग का मतलब होता है ध्यान में लाना मेरे क्या क्या खर्चे लगे हैं, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। यहां पे अकाउंटिंग का मतलब टी शेप का अकाउंट नहीं होता। यहां पे हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, तो ध्यान में ला रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में क्या क्या कॉस्ट लगी, या एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, इस चीज को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बिजनेसमैन फ्री हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है एक टाइम पीरियड में कितनी कॉस्ट लगी।
अब मैं आपको बताता हूं ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये स्टार्ट कैसे होती है, बाय रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, और खत्म कैसे होती है, बाय प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। फिर से बताऊंगा, जिस दिन इसने एक डायरी अपनी जेब में रखी और खर्चा लिखना शुरू करा, वहां से कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू हो गई और खत्म हुई है 31 तारीख को, जब उसने सारी डायरी के पेजेस पलट कर सारे खर्चे एक शीट पे लिख दिए, एक स्टेटमेंट के अंदर लिख दिए। सो इट स्टार्ट्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। स्टार्ट कब होती है, खर्चे लिखने से, और एंड होती है विथ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, विथ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं आपको बताता हूं ये बड़ा सिंपल है कैसे। 2 मिनट इसको छोड़ देता हूं। हम लोग कई बार क्या होता है, जैसे कुछ फैमिली फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है, अब फैमिली 3-4 मिलके कहीं बाहर चले गए, मान लो कहीं घूमने के लिए 2-3 दिन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक आदमी ना सारा खर्चा कर लेता है और आने के बाद उसको बांट लेते हैं। आमतौर पे ऐसे ही होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरी ड्यूटी लगा दी कि भाई ऐसा है, खर्चा तू कर ले और आके बांट लेंगे, सब शेयर कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, जब भी कुछ खर्चा करता हूं ना, तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता हूं। जैसे नोटपैड होता है ना, वहां लिख लेता हूं। मान लीजिए चाय पी, अब 15-20 लोग थे 4 फैमिली के अंदर, तो लिख लिया टी एक्सपेंस, फिर आगे जाके कुछ खा लिया वो लिख दिया। तो ऐसे में 3-4 दिन तक लिखता ही रहता हूं और खर्चा कर लेता हूं। फिर जब घर आ जाते हैं ना वापस, तो उस सारे खर्चों को देख के थोड़ी समरी बना लेता हूं। खाने पीने पे कितना, रहने पे कितना, कन्वेंस पे कितना, वो टोटल कर लेते हैं। टोटल आ गया, 4 फैमिली थी, बराबर बांट देते हैं। ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग है। स्टार्ट कैसे हुई, जब मैंने पहले दिन चाय का खर्चा मोबाइल में लिखा, और खत्म कब हुई, जब आप आगे वापस एक प्लेन पेपर पे मैंने समरी सी बना ली। कोई पूछेगा तो बता दूंगा भैया इतना खर्चा हुआ है, देख ले। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग अपनी जिंदगी में डेली इसको करते आ रहे हैं। इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो आप लोग भी करते हैं, आपको पता नहीं है, आप खर्चे लिख रहे हैं फिर टोटल करते हैं। दिस कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो खर्चे लिखना और बाद में उसके बेस पे एक स्टेटमेंट बनाना, इस कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब वापस से इधर आते हैं, मैं आपको बताता हूं ये जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करी, ये बहुत जरूरी है 2 कारणों की वजह से। पहला, कॉस्टिंग, जो आपको थोड़ी देर के बाद हम एक डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, कॉस्टिंग। और दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूं, सुनिएगा जरा। जनवरी खत्म हो गई, 1 फरवरी। अब आपने कहा प्रोडक्शन साइड बाय साइड चलता रहेगा, उसके खर्चे दोबारा से अब नए पैसे शुरू करूंगा फरवरी के। तब ये कस्टमर आ गया, कह रहे शर्ट दिखाओ, उसको शर्ट दिखाई, पसंद आ गई, सारी एक ही जैसी थी शर्ट्स, सिर्फ रंग का फर्क था। तो कह रहे कितने की, आप मेरे को बताओ कितने में बेचे। जितनी कॉस्ट है प्रॉफिट ऐड करके बेच दें। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे को बताओ कैसे करूं। मैंने आपको तो सब जो इन्फॉर्मेशन थी सब बताई थी। हाँ, कितने पीस बने वो मैं बता सकता हूं, सुनो जरा। उसमें मैंने देखा है 1000 शर्ट बनी है, मैंने गिनी 1000 शर्ट बनी है। तो तुमको ऐसा नहीं लगता मेरे लगे 10 लाख और मेरी 1000 शर्ट बनी है, तो एक शर्ट की कॉस्ट 1000 आ गई। ये क्या आ गई, कॉस्ट पर शर्ट 1000 रुपए। अब 1000 में बेचू, ज्यादा में बेचू, ज्यादा में बेचू, तो क्या ऐड करूं, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, मेरा मन पता है क्या करता है, एक शर्ट पे 10,000 रुपए कमाऊं, जोड़ दो 10,000। क्यों, मेरा मन कर रहा है, मन से नहीं होता। फिर किस चीज से प्रॉफिट ऐड करते हैं, बिल्कुल सही है। और बताएं, मैं बताता हूं, प्रॉफिट मन से नहीं ऐड होता। प्रॉफिट ऐड कैसे होता है, मेरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स, मेरा प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, क्या मोनोपोली मार्केट में हूं या मैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हूं, बाहर कॉम्पिटिटर कितने बेच रहे हैं। तो उसके हिसाब से प्रॉफिट भी निकाला जाता है। उसमें बहुत माथापच्ची होती है रियल लाइफ में। ऐसे थोड़ी मेरा मन कर रहा है 10,000 ऐड कर दूं। मैं बहुत सोचता हूं प्रॉफिट ऐड करने से पहले कितना प्रॉफिट ऐड किया जाए। तो मैंने सब चीजों को देखा, समझा, मैंने कहा 200 रुपए में ऐड करता हूं प्रॉफिट। अब बताओ कितने बेचूंगा, ये सेलिंग प्राइस। एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है, इसी को तो बोलते हैं कॉस्टिंग। मैंने आपको बात बात में कॉस्टिंग पे सिखा दिया।
कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है? पर यूनिट कॉस्ट निकालना, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। अरे कॉस्टिंग तो तुम रोज करते हो, अभी बताता हूं कैसे। आप किसी मिठाई की दुकान पे गए, आपने पूछा भाई रसगुल्ले कैसे हैं? कह रहे हैं 72 रुपीज डजन। एक कितने का हुआ? 6 रुपए। ये कॉस्टिंग है। आप केला लेने के लिए वो कह रहे हैं 60 रुपए दर्जन। एक कितने का? 5 का। ये क्या है? कॉस्टिंग। किसी भी चीज की पर यूनिट कॉस्ट निकालना, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। इस वाले एग्जाम्पल में आप मेरे को एक बात बताओ, आपने जो कॉस्ट निकाली 1000 रुपए, क्या बगैर कॉस्ट अकाउंटिंग करे निकाल सकते थे क्या? नहीं। तो कोई आपको बोले भैया कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हो? बोलना हमें कॉस्टिंग करनी है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा टोटल खर्चे कितने, तब तक हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अच्छा मैं आपको बताता हूं, सुनिए। जब हम 3-4 फैमिलीज बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो मैं पहले दिन से खर्चे लिखता हूं अपने फोन की नोटबुक में। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू हो गई। जब वापस आ जाते हैं तो एक शीट लेके सब लिख देता हूं। अब जैसे टोटल किया, कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो गई। अब 4 फैमिलीज, 4 से भाग करता हूं एक का, तो कॉस्टिंग आ गई, एक फैमिली की कॉस्टिंग। अगर मैं सब नहीं करता तो क्या मैं एक फैमिली का खर्चा बता सकता था? नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है कॉस्टिंग के लिए। तो टोटल कॉस्ट निकालना सिंपल तरीके से इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। पर यूनिट कॉस्ट निकालना इज कॉल्ड कॉस्टिंग। अब एक होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है वो भी बताता हूं। देखिए, मटेरियल में कितने रुपए लगे देख के बताइए। 4 लाख। ये जो बिजनेसमैन था पता है क्या कहता है? कहता है मैंने मोटा मोटा जब बिजनेस शुरू किया, ये आइडिया लगाया था, एक शर्ट को बनाने के लिए जो सामान लगता है वो 350 रुपए का लगता है। तो आप मेरे को बताइए 1000 शर्ट के लिए कितना हुआ? अगर एक के लिए 350 है तो 1000 शर्ट बनाई, कितना लगना चाहिए? 3.5 लाख। 3.5 लाख। उसने कहा कि ये लगना चाहिए। फिर उसने इसको देखा, देख के हैरान हो गया। हैरान क्यों हुआ? 50,000 ज्यादा लगे हैं। कह रहे ये तो ज्यादा लग गए। अब कह रहे भैया ऐसा चलता रहा तो मार्जिन कम हो जाएगा, मेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, बट प्रॉफिट में अंधाधुंध तो ऐड नहीं कर सकता, तो मेरे को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे? सुनिए। कहता है कॉस्ट मेटेरियल में ज्यादा लगी है। इसके रीजन पता है क्या है? मेरे को मेरे लेबर ने, स्टाफ ने, एम्प्लॉय ने, टेलर ने, जिसने मर्जी नाम से बुला लो, उसने सामान मंगाया, मैंने लाके रख दिया, लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं उससे यार उसमें से कितना इस्तेमाल हुआ, कहीं चोरी चकारी तो नहीं हो रही, कहीं वो अपने घर तो नहीं ले जा रहा, कहीं वेस्टेज तो ज्यादा नहीं कर रहा। तो कुछ ना कुछ तो है। अब आगे से मैं क्या करूंगा, जो भी मटेरियल आएगा उसको मैं रखूंगा स्टोर के अंदर और बाहर लगाऊंगा ताला। जब भी मेरा लेबर, स्टाफ, एम्प्लॉय सामान मांगेगा प्रोडक्शन करने के लिए, पूछूंगा कितना बनाना है पहले बता, गिन के दूंगा और शाम को बोलूंगा दिखा बनाया नहीं बनाया, बचा वापस कर। अभी क्या है, आता है खुला पड़ा रहता है, पता नहीं चोरी चकारी होती है, वेस्टेज होती है, क्या होती है। मैं मटेरियल को कंट्रोल करूंगा। तो ये कहता है मैं मटेरियल को कंट्रोल करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको एहसास हुआ है कि मटेरियल पे पैसे ज्यादा लगे हैं। ये एहसास कैसे हुआ? क्योंकि इसने कॉस्ट अकाउंटिंग करी। अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करता, ना तो डायरी में लिखता खर्चे कितने हुए, बस खर्च करता, सामान लाके पटक देता, प्रोडक्शन हो रहा है, ना ये स्टेटमेंट बनाता, तो पता ही नहीं चलता कि कितने पैसे कहां ज्यादा लग रहे हैं। वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भला हो, इसने जो करी उससे इसने आइडिया लगा लिया। इट मींस दिस इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर कॉस्टिंग एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, अगर आपको खर्चे को कंट्रोल करना है तो। मैं आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं, आपको और बेहतर समझ आएगा। देखिए, आप ही की तरह एक बच्चा, जैसे मान लीजिए 12th क्लास का एग्जाम पास किया, अब वो कॉलेज में आ गया, कल कॉलेज का उसका पहला दिन है। उसके पिताजी ने, माँ ने उसको बुलाया और कहा जी कल से तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है, स्कूल कॉलेज की लाइफ में बहुत डिफरेंस है, तुमको कोई बस लेने नहीं आएगी, कोई स्कूल की ड्रेस पहन के नहीं जानी, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, कोई टिफिन विफिन का पर्टिकुलर ब्रेक नहीं होता,
अब तुमको इंडिपेंडेंट होना है, चीजें खुद से करनी है, खुद आना जाना है, खुद अपनी बुक्स को मैनेज करना है, खुद खाना वाना देखना है, कोई फिक्स ब्रेक नहीं होगा ये सब। तो इसके चलते हम तुमको पॉकेट मनी देंगे 2,000 रुपए महीना। तो इसमें से तुम खर्चे करो। अभी तक क्या होता था, जो तुम्हारी डिमांड होती तुम हमें बोलते थे, हम पूरी कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम 2,000 रुपए तुम्हें देंगे, इसमें से अपना खर्चा पानी चलाओ। अब वो बच्चा बड़ा खुश, पहली बार उसको 2,000 रुपए मिल रहे हैं। 1 जुलाई को उसका कॉलेज शुरू हुआ। अब कॉलेज जाता था, पैसे खर्च करता था। 20 तारीख को जब वो वापस आया घर, तो आते ही सबसे पहले चिल्लाया, मम्मी मम्मी। तो मम्मी बाहर आई, भाई क्या हुआ? कह रहे मम्मी पैसे खत्म हो गए, कल कॉलेज जाने का किराया नहीं है। तो मम्मी कहते भी तो तेरे को 2,000 रुपए दिए थे। कह रहा अभी कहां दिए थे, वो तो 1 तारीख को दिए थे। तो कहते कोई बात नहीं, शाम को तेरे पिताजी आएंगे, बात करा दूंगी। शाम को पिताजी आते हैं, मम्मी कहती है चिंटू के पैसे खत्म हो गए, कल कॉलेज जाने का किराया नहीं, उसको पैसे दो। तो पापा भड़क जाते हैं, पैसे दो का क्या मतलब, अभी तो दिए थे 2,000। तो मम्मी कहती चिंटू कह रहे वो तो 1 तारीख को दिए थे, तो पूरे महीने के लिए दिए थे, कहां उड़ा दिए पैसे? अब वो कहता उड़ाए कहीं भी नहीं। अरे उड़ा दिए तूने, हम कमाते कमाते थक गए, तू खर्च करके नहीं थकता, पैसे की बर्बादी कर रहा है, कोई पेड़ लग रहा है पैसों का। खूब सुनाते हैं उसको। फिर मम्मी बीच में आती है, कह रही इस बार दे तो मैं समझा दूंगी, बच्चा है बच्चा है। तो पापा फिर उसको 500 रुपए का नोट निकाल के उसके हाथ पे रखते हैं और कह रहे दफा हो जाए यहां से, अब तू अगले महीने अगर तूने पैसे जल्दी खत्म कर दिए तो छोड़ दियो कॉलेज, घर पे बैठ, हमें नहीं पढ़ाना तेरे को। अब बच्चा अपने कमरे में आता है। उस बच्चे में एक अच्छी आदत थी, जब भी खर्चा करता था ना तो उसकी जेब में एक लाल डायरी थी, उसमें लिख लेता था, क्योंकि नया नया शौक था। अब वो लाल डायरी निकालता है जेब से, उसमें 20 पेजों में एंट्री हो रखी है, 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई 20 जुलाई। एक प्लेन पेपर लेता है, इस पे लिखता है 1 से 20 जुलाई। सबसे पहले यहां लिखता है कन्वेंस। अब कॉलेज आता था, कभी मेट्रो से, कभी ऑटो से, कभी पैदल, कभी बस, कभी कैब, ऐसे करते कराते उसने कन्वेंस के खर्चे जुड़ने शुरू करे। पेज पलटा पलटा, पता चला कन्वेंस में खर्चा हुआ 400 रुपए। फिर फूड, अब कॉलेज जाता था, कैंटीन का नया नया शौक था, कभी ब्रेड पकौड़ा, कभी समोसा, चाय, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी पीता था। पेज पलट के देखा, कभी खाने पे कितना खर्चा हुआ, पता चला 600 रुपए हुआ। फिर उसने कुछ टी शर्ट्स खरीदी, तो वो देखी भाई टी शर्ट कितनी कितनी खरीदी, सूरजनगर से टी शर्ट खरीद के लाया 400 रुपए की। उसके बाद उसने अपना मोबाइल रिचार्ज कराया 200 रुपए का। कुछ उसने बुक स्टेशनरी वगैरह खरीद ली 100 रुपए की। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस खर्चा हो गया 300 रुपए। मिसलेनियस मतलब जैसे घर आ रहा है, मम्मी ने बोल दिया आधा लीटर दूध ले आई हो, या एक ब्रेड ले आ, उसके पैसे नहीं लिए, ऐसे उसने लिख दिए। अब वो इसको देखता रहा और उसने 2 चीजों के आगे निशान लगाया। पहला कन्वेंस, कहता है 20 दिन में 13 दिन कॉलेज लगा है, बाकी छुट्टी दी। डेली सुबह के टाइम मैं लेट होता हूं, डेली। अब होता क्या, जब लेट होता हूं तो फटाफट मैं बाहर निकल के ऑटो रिक्शा करता हूं। अगर मैं ऑटो रिक्शा ना करूं तो टीचर डांटेगा फिर वहां पे कॉलेज में। तो अगर मैं 15 मिनट पहले घर से निकल जाऊं तो सुबह के टाइम तो पैदल भी जा सकता हूं। उस सुबह की ऑटो रिक्शा में ही मेरे 200 रुपए फालतू लगे, ये बच सकता है अगर मैं 15 मिनट पहले निकल जाऊं। तो कह रहा है यहां मेरे को 200 रुपए बचाने चाहिए। अब वो फूड को देखता है, कह रहा है 13 दिन मम्मी टिफिन रोज देती है, फिर भी मेरे को आग लगी रहती है, कैंटीन कैंटीन कैंटीन, दोस्तों को भी ले जाता हूं, उनका मन नहीं होता फिर भी। तो कह रहा हफ्ते में 1 बार चले जाऊं, 2 बार चले जाऊं, इतना थोड़ी। तो अपने थोड़ा खाने को कम करूंगा बाहर के, 300 रुपए मेरे बच जाए यहां पर, तो जो आज डांट पड़ी वो नहीं पड़ेगी। कह रहा अगले महीने से ये करेंगे बस। मैं आपको बताऊं, चिंटू भी कॉस्ट अकाउंटिंग जानता है। कॉस्ट अकाउंटिंग उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन 1 जुलाई को कॉलेज किया और उसने डायरी में सबसे पहली एंट्री करी। कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हुई 20 जुलाई को, जब उसने समरी को बनाया और लिखा 2000। जरूरी नहीं आप मंथली करें, चिंटू ने 20 दिन की कर दी। और इसके बेस पे वो कन्वेंस को और फूड को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। कन्वेंस से पैसे ज्यादा लगे, फूड में ज्यादा लगे, कंट्रोल करने की बात कर रहा है। मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करी होती तो क्या होता,
कंफ्यूज हो जाता, घर में आता, अपने कमरे में आता, पता है क्या बोलता, इनकी तो चिल्लाने की आदत पड़ गई है, अपने जमाने की बात करते हैं, हमने कौन से पैसे बर्बाद कर दिए, सभी के पेरेंट्स दे रहे हैं, आप अलग थोड़ी हो कोई, मैंने क्या बर्बाद कर दिया, मतलब खूब खुंदक पता नहीं क्या क्या कुछ बोल देता। लेकिन चिंटू समझदार था, कॉस्ट अकाउंटिंग करी और अब कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहा है। तो ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया क्या, कुछ भी नहीं पढ़ाया, आपको एक कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवाई है और दो कंसेप्ट आपको मैंने समझाया, उनको लिखवाऊंगा। कॉस्ट क्या होता है, कमाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, लिखना शुरू करो और एंड में एक स्टेटमेंट बना दो, चाहे 20 दिन की बनाओ, चाहे 1 महीने की, चाहे 15 दिन की, इसमें कोई फिक्स नहीं है। आपको जो सवाल आते हैं उसमें यही करना होगा। क्या आपको कहेंगे, एक आदमी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने 1 महीने में खर्चे किए हैं, इतने ट्रक चले, इतना डीजल लगा, इतने रुपए लीटर डीजल आता है, इतने किलोमीटर चला, 2 बार उसने सर्विस कराई, इतने रुपए, ट्रक का डेप्रिसिएशन, कहेंगे चलो कॉस्ट अकाउंटिंग कर दो, आपको 1 महीने की कॉस्ट निकालनी है। अगला सवाल पढ़ोगे, वो कहेंगे एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, शर्ट बनाता है, तो उसके 2 महीने के खर्चे दे रखे हैं, जरा बताना 2 महीने में कितनी कॉस्ट लगी इसकी, आप स्टेटमेंट बना दो। तो वहां पे आपको चीजें दे देंगे, आपको ऐसी स्टेटमेंट बनानी होगी, इसी को बोलते हैं कॉस्टिंग। यही मोरलेस प्रैक्टिकल होता है, बट हर चीज का तरीका होता है प्रेजेंट करने का, कुछ अंदर रूल्स होते हैं, वो सब सिखाएंगे आपको। एक ओवरव्यू ये है, तो मैं इससे बस ये जज करवाना चाह रहा हूं, इट इज अ सिंपल सब्जेक्ट, इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, टफनेस नहीं है, ऑल द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक, लिखिए कॉस्ट अकाउंटिंग। it is a process of accounting for cost. It is a process of accounting for cost or accumulation of cost information, accumulation of cost information. It starts with recording of expenditure. It starts with recording of expenditure and ends with preparation of cost statement and ends with preparation of cost statement. It is very essential for costing and for cost control. It is very essential for costing and for cost control. That's all. आपको मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखवाई, एक बार कोई पढ़ के मेरे को बताए, पूरी नहीं पढ़नी, पार्ट में, शुरू में पढ़ो, तुम पढ़ो, बस रुक जाओ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। इसका क्या मतलब है, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, प्रोसेस मतलब तरीका, वे, सिस्टम। अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट का मतलब ध्यान में लाना, कितने पैसे लगे थे 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, अब वो ध्यान में या तो अपनी दिमाग की मेमोरी में फिट कर लो या फिर जेब में डायरी में लिख लो, उससे ध्यान में आ जाएगा, या सोच सोच के लिख लो। तो अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट का मतलब ये मत समझना भाई साहब कि ये बनेगा, यहां डेबिट यहां क्रेडिट। अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट का मतलब है एक टाइम पीरियड में कितना खर्चा लगा उसको ध्यान में लाना। बेस्ट तरीका है, साथ साथ लिखते रहो और उससे देख के कॉपी कर दो। अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट और एक्यूमुलेशन। जो शर्ट का एग्जांपल लिया उसमें डायरी में कितने पेजों में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, 31।
और हमने 31 पेजों की जानकारी कितने पेज में इकट्ठी कर दी? 8। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। बिखरी हुई चीजें थी 31 जगह, एक जगह रख दी। चिंटू की बिखरी चीजें कितनी जगह थी? 20 पेज में, उसने भी एक पेज में कर दी। एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना। तो ध्यान में लाना, इकट्ठा करना, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग। शुरू कैसे होता है? खर्चा लिखने से। एंड होता है ये स्टेटमेंट बनाने से। क्यों करते हैं? कॉस्टिंग करनी है साहब, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, वरना दोनों नहीं हो सकते, एंड इट इज वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट लिखिए थर्ड डेफिनेशन, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कॉस्टिंग it is a process of it is a process of it is a process of determining per unit cost. It is a process of determining per unit cost of goods and services. पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक यूनिट की कॉस्ट निकालना कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक, हमने आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। वापस आते हैं, एक टर्म जो आपको यहां सब्जेक्ट में दिखेगी नहीं, फिर भी मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जिससे डाउट दूर हो। नोट नहीं करना, सिर्फ देखना है। कॉस्ट अकाउंटेंसी। अभी आपको क्या पढ़ाया? कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या होता है वो बताता हूं। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि मेरे को आपको थोड़ी देर के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सप्लेन करना है, तो उसको सीखने के लिए जरूरी है। देखिएगा जरा। सबसे पहले आप बताइए, आमतौर पे हर बिजनेस में एक मालिक होता है, हर कंपनी में एक एमडी होता है। क्या वो इन सब चीजों में लगा रहता है कि प्रोडक्शन मैं कराऊंगा, मैं सामान खरीद के लाऊंगा, मैं बेचूंगा? नहीं, ये सब लोग काम कौन करता है? स्टाफ करते हैं, मैनेजर, जनरल मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब करते हैं। वो इन सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होता। क्या उसको इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? कितना बना, कितना खर्चा लगा, ये जानकारी उसको चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अब मैं बताता हूं। 1 जनवरी को बिजनेस शुरू हुआ, एक बड़ी कंपनी के एंगल से सोचते हैं। उसमें एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसकी ड्यूटी है प्रोडक्शन करवाना, तो अपनी डायरी में लिख लेता है, उसके बाद सारा कॉस्ट वॉस्ट निकाल लेता है। तो उसने क्या करा, 31 तारीख को ये बोला जी 10 लाख रुपए लगे, 1000 शर्ट बनी है। अब सेल मैनेजर को बोला भाई तू इसको बेच, तो सेल्स मैनेजर ने 15 दिन में उनको बेच दिया। अब 15 दिन के बाद दोनों मिले, कहा जी मालिक के पास चलते हैं, जरा बताते हैं कि हम 1.5 महीने से कर क्या रहे हैं, 1.5 महीने का हिसाब उसको दे आए। तो कह रहे हैं वो टाइम तो उस पर होता नहीं है मालिक पे, इतना बड़ा बिजनेस है, कभी यहां कभी वहां, तो हमारी सुनेगा क्या, वो कुछ भी नहीं। तो एक काम करते हैं, एक पेज पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हमने प्रोडक्शन किया 1000 शर्ट, उसमें 10 लाख रुपए लगे, हमने बेची उसको 15 लाख में और 5 लाख का प्रॉफिट। तो पर्चा उसकी टेबल पे रख देंगे, हुआ हुआ, नहीं तो रखाएंगे, अपने आप पढ़ लेगा। तो कह रहे ठीक है। तो वो बढ़िया सा एक प्रेजेंटेशन बना देते हैं और उसकी टेबल पे रखाते हैं। इसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? प्रेजेंटेशन। लेकिन नॉट ओनली ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो ऑफ सेल्स। दोनों की इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को देना इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब वो शीट वहां रख दी, इतना बनाया, इतने में बेचा, ये बचा, जो भी डिटेल है, इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ? कॉस्ट निकालना। अकाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंटेशन along with sales। अब एक बात बताओ, जब टॉप मैनेजमेंट में जो मालिक है, जब वो उसको देखेगा तो क्या करेगा? मैं थोड़ा सा कंसेप्ट वास्ट कर रहा हूं समझाने के लिए। मान लीजिए अभी तो मैंने शर्ट बताई, आप मान लीजिए वो शर्ट भी बनाते हैं, पैंट भी बनाते हैं, कोट भी बनाते हैं, लेडीज के कपड़े भी बनाते हैं, बच्चों को बनाते हैं, सब बनाते हैं, और उनके 10 लोकेशन पे फैक्ट्रीज हैं, 10 लोकेशन पे सेल्स आउटलेट्स हैं।
सारी जानकारी वहां रख देते हैं। अब बताइए वो जो मालिक है वो क्या करेगा उसको देखकर? मेरे को जो लगता है, बताइए ठीक लग रहा है कि नहीं, वो देखेगा। हम 5 तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे शर्ट है, कोट है, पैंट है, ये है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा लॉस वाला कौन सा दिख रहा है, मतलब जिससे कुछ प्रॉफिट आ नहीं रहा, बिना मतलब के खर्चे लग रहे हैं। 10 मेरे आउटलेट्स हैं, कौन सा बढ़िया है जो ज्यादा सेल दे रहा है, कौन सा बेकार है जहां से लॉस हो रहा है। वो ऐसा कुछ सोचेगा नहीं, सोचेगा उसके बेस पर सोचेगा। अब उसको ऐसा लगेगा यार इसमें से 2 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ नया लॉन्च करें इनको बंद करके। तो कह रहे काम करते हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं, कर्टन का फैब्रिक या बेडशीट ऐसा कुछ शुरू कर लेते हैं, या यार जो आउटलेट बंद करके मेन मार्केट में खोल लेते हैं। वो ऐसा कुछ सोचेगा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी अकाउंट नहीं बनते, मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, डिसीजन लेती है जो इंफॉर्मेशन उनके सामने आई है उसके बेसिस पर डिसीजन लेती है। लेकिन डिसीजन के पीछे क्या छुपा हुआ है? बेनिफिट, जिससे फायदा हो किसको? कंपनी को। तो जब उनके सामने कॉस्ट अकाउंटेंसी के द्वारा इंफॉर्मेशन आती है तो मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है और कहती है चलो कुछ डिसीजन लेते हैं, किसको बनाएं किसको नहीं बनाएं, क्या नया शुरू करें, कहां ब्रांच खोले कहां बंद करें। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें अकाउंट नहीं बन रहे, मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, दिस कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, जीपी रेशो कितना है, लॉस कितना हो रहा है, एक्सपेंशन करेंगे तो कितना पैसा चाहिए, नई दुकान खोलेंगे तो वहां क्या करना होगा। दिस ऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बड़े लोगों का काम है ये। तो वो उसके बेस पे सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं हमें क्या करना है। इससे फायदा किसको होता है, किसके फायदे के लिए करते हैं ये सब? वो माथा पच्ची किसके फायदे के लिए कर रहा है? कंपनी के। आप कंपनी बोलते हैं लेकिन हम कंपनी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर तो नहीं बोल रहे तुम, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर कौन होता है? तुम हो किसी कंपनी के स्टेक होल्डर? हो? मैगी खाते हो? मैगी कौन सी कंपनी बनाती है? नेस्ले। आज नेस्ले के सीएमडी से पूछो स्टेक होल्डर कौन है, तुम्हारा नाम लेगा वो। कैसे? स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सारे जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे बताना ये स्टेक होल्डर है कि नहीं। कंपनी के एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के सप्लायर्स जो उसको रॉ मटेरियल देते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, देर ऑल स्टेक होल्डर्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब होती है ना, वो सबके बारे में सोचते हैं। अब जैसे 2 प्रोडक्ट आपने कहा बंद कर देते हैं, ऐसे बंद नहीं करते, वो सोचते हैं कुछ क्लास कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट खरीदती है, ये भी सोचते हैं। ऐसे थोड़ी लॉस देखते बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं ये क्लास हमारा प्रोडक्ट खरीदती है, कुछ तो लोग खरीद रहे हैं ना, बाई चांस बंद कर दें तो इनका क्या होगा, क्या हम इनको कोई सब्सटीट्यूट दे पा रहे हैं, या बाजार में वो इस प्रोडक्ट के बदले कुछ और ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये प्रोडक्ट लॉस वाला है, अगर हम इसको बंद कर दें तो अब ये मैगी के साथ साथ किटकैट खाता था वो भी बंद कर देगा, तो कहीं मेरी वो सेल तो कम नहीं हो जाएगी। इतना सब सोचते हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अपने फायदे के लिए सोचो तो सीधा बंद ना कर दो प्रोडक्ट को, भाई लॉस हो रहा बंद करो। कस्टमर को भी देखते हैं, सप्लायर को भी देखते हैं। इवन तुमको सुन के हैरानी होगी, ये भी सोचते हैं अगर इसको बंद कर देंगे तो इसको बनाने वाले 50 लोग हैं, उनको नौकरी से निकालना पड़ेगा, उनका क्या होगा। दे कंसिडर एवरीथिंग, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं क्या करना है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ आ गई बात? आइए 2 डेफिनेशन और लिखते हैं अभी। लिखिए कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी इट मीन्स एप्लीकेशन, it means application of costing, application
of costing and cost accounting principles and cost accounting principles for ascertaining profitability and presentation of same to top management and presentation of same to top management and presentation of same to top management. नेक्स्ट लिखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग. It means decision taken. It means decision taken on the benefit of presented information, on the basis of presented information for benefit of stakeholder, for benefit of stakeholder, for benefit of stakeholder, for benefit of stakeholder. That's all. एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं इसको समराइज करूंगा 1 मिनट में. देखो, आपको मैंने पढ़ाया कॉस्ट, आपको मैंने पढ़ाया कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी, कंट्रोल को मैं अभी लिख रहा, वो अलग से दोबारा डिस्कस करेंगे बाद में, और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अकाउंटेंसी कर देता हूं इसको ना, गलत हो गया ये, कॉस्ट अकाउंटेंसी. आज मैंने अभी तक आपको इतना पढ़ाया है 5, लेकिन मेरे को ना इसको एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है, सिर्फ ओनली 1 वर्ड. तो बताएं मैं कॉस्ट के नीचे क्या लिखूं? अगर मेरे को एक वर्ड में बोलना हो कॉस्ट, वैसे तो आपको बताया हम कमाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं जिसको कस्टमर से रिकवर कर सके एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, तो लंबा हो गया. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, क्विक रिवीजन. खर्चा, एक्सपेंस, लागत. कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस. कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन बस इतना सा लिख दो तो याद आ जाता है भाई किस चीज का एक्यूमुलेशन, कॉस्ट का. कॉस्टिंग पर यूनिट. कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन अब इतना लिखने से याद आ जाता है. प्रेजेंटेशन क्या? कॉस्ट एंड सेल्स इंफॉर्मेशन. किसको? टॉप मैनेजमेंट को. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना. अब डिसीजन लेना किस चीज का? बनाए ना बनाए, क्या शुरू करें क्या ना करें, ब्रांच कहां खोले कहां बंद करें, लेकिन स्टेक होल्डर को फायदा पहुंच सके. ये कॉपी कर लें, फिर आपको यहां से आगे लेके चलेंगे. ये 1 वर्ड क्विक रिवीजन हो गई.
ठीक है जी, आइए अब यहां से आगे चलते हैं। आप मेरे को बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने कभी भी थोड़ा बहुत पढ़ा, कितना भी आपको आता ना आता बात अलग है, लेकिन उसको पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी बच्चा उसको पढ़ रहा है, सीख रहा है, या कोई कंपनी उसको फॉलो कर रही है, पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? नहीं, फाइनेंस को डील करने के लिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो आपका ग्रुप 2 में दूसरा सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्कुल सही। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, यानी कि क्या पता करना? प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स। और दूसरा एसेट्स और लायबिलिटीज। इसके अलावा कोई तीसरा पर्पस नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए पढ़ते हैं कि पता चल सके फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स लायबिलिटीज कितनी है। आपने थोड़ी देर कॉस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ा, आपको क्या लगता है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्सपेंस, मैं आपको वैसे बताऊं, ऑब्जेक्टिव सारे बता चुका हूं, अभी फिर से रिवाइज करा दूं। कॉस्ट निकालना, शर्ट की कॉस्ट 1000 थी, प्रॉफिट निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट कंट्रोल करना, दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स ऑल, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ही यही होता है, कॉस्ट निकालना, प्रॉफिट निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। आप ये बताइए, बिजनेस में आपको क्या लगता है ज्यादा जरूरत फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है, कॉस्ट की होती है? एक ये नहीं कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग पर उसका फेवर करें ज्यादा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग गलत है आंसर। मैं नहीं बताता हूं क्यों। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पहले दिन से पड़ती है। हाँ, बेचेंगे कैसे पता है क्या हुआ? जैसे हमने एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट रखा जो अकाउंट्स वगैरह बनाता, उसको बुलाया, भैया हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं, जरा बताइए हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, जरा बताइए उसका सेलिंग प्राइस, ये भी बताइए खर्चे कंट्रोल कैसे करते हैं। पता है क्या बोलेगा? ये मेरा काम नहीं है। फिर पूछा भाई तेरा काम क्या है? कह रहा है मेरा तो काम ये है, आप सेल करके मेरे को बता दो, मैं उसको एंट्री पास करके लेजर में पोस्ट कर दूंगा, खर्चे बता दो, उसको लेजर में लिख के एंट्री वेंट्री पास कर दूंगा, फिर साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना दूंगा। ये मेरा रोल नहीं है। तो आपको साल के पहले दिन सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटेंट की। और मजे की बात यह है, सीए के कोर्स में इतनी डिटेल में कॉस्टिंग है कि एक सीए कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का रोल अदा कर सकता है। आजकल कंपनियां यही करती हैं, एक सीए को नौकरी पे रखती हैं और कह रहे हैं तू तो बहुत कुछ सीख कर आया है, चल बता कितने बेचे, बताता है सीए, फिर साल के आखिर में कहता चल अकाउंट बना। पहले क्या होता था? अकाउंट बनाने वाला अलग, कॉस्ट निकालने वाला होता था आईसीडब्ल्यूए, सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी क्या है, सीए ने अपने करिकुलम को इतना बढ़िया बना दिया कि एक सीए दोनों काम करता है, इसलिए तो वो कोर्स अब ज्यादा चलता नहीं है, वह बच्चे जाते ही नहीं ज्यादा, क्योंकि नौकरी नहीं है उनके लिए, नौकरी तुम्हारे लिए है बतेरी। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स, और यहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। लिखते थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट, determining cost of product, determining cost of product. Second, ascertaining profit. Next, determining selling price.
determining selling price. Next, cost control and cost reduction. Cost control and cost reduction. Cost control and cost reduction. Last, decision making. Decision making. भाई ये ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, ये ऑब्जेक्टिव है, दैट्स ऑल, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आपको हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब हम आपको कॉस्टिंग प्रॉपर शुरू कराते हैं चैप्टर वाइज। तो आज बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको आज एक चैप्टर से शुरू करा रहे हैं, कॉस्ट शीट। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो आपको कॉस्टिंग का सारा बेसिक समझ आएगा इसके अंदर, और जो आप यहां सीखोगे वो इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं सभी में इसके कंसेप्ट आएंगे। तो आप कह सकते हैं ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह यूज होगा, कॉस्ट शीट। अब सबसे पहले चैप्टर का नाम हमने लिखा कॉस्ट शीट। इसके 3 नाम और भी हैं, वो भी लिख लो। यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग। इन नाम के मतलब क्या है वो हम ग्रेजुअली जब प्रोसीड करेंगे ना तो आपको बताएंगे। सारे नाम है इसके, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात, क्या इस चैप्टर से सीए के एग्जाम में सवाल आता है? तो इसका जवाब है ऑलवेज। आप कहेंगे आपको क्या मालूम कि हमेशा आता है, तो हम कहेंगे जनवरी 26 में भी आएगा जब आपका एग्जाम है। भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बहुत पीछे नहीं जाएंगे, मई 18 से लेके आज तक कोई भी सीए का अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें कॉस्ट शीट का सवाल ना आया। तो अब देखिए, जब 7 साल से आ रहा, उसके पहले भी आता था, मैंने कहा बहुत पीछे नहीं जाएंगे, तो अभी भी आएगा, 102% आएगा आपको भी। चलो ये तो पक्का हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आप ये बताओ, आएगा तो कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स का। क्या ये श्योर है? हाँ ये बिल्कुल श्योर है, 10 मार्क्स का आएगा। कम का नहीं, पूरे 10 नंबर का। थ्योरी प्रैक्टिकल आएगा। कुछ थ्योरी आ सकती है इसकी ऑप्शनल क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, नहीं, इसकी थ्योरी है ही नहीं, प्रैक्टिकल आएगा। अब ये भी बता दो कि सवाल कौन से नंबर का होगा, यानी कि 1 2 3 जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो, या फिर जो 1 से 6 सब्जेक्टिव होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, 4 तरह के सवाल आते हैं। एक होता है केस सिनेरियो, एक होता है एमसीक्यू, एक होता है प्रैक्टिकल, और एक होता है थ्योरी। जो केस सिनेरियो और एमसीक्यू होता है वो क्वेश्चन कौन से नंबर के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और प्रैक्टिकल और थ्योरी होता है जो आपको मैंने बताया 14 नंबर के सवाल होते हैं, 1 से 6 ऐसे करके। आपको केस सिनेरियो आ सकता है 10 नंबर का, इस पे एमसीक्यू नहीं आएगा आपको। इस पे प्रैक्टिकल आ सकता है 10 नंबर का, और इस पे थ्योरी नहीं आएगी। 4 तरह के सवाल होते हैं कॉस्टिंग में, केस सिनेरियो, एमसीक्यू, प्रैक्टिकल, थ्योरी। और ये बिल्कुल टेस्टेड है, ट्रू है। मतलब ये मत सोचना अगर एमसीक्यू आ गया तो आएगा ही नहीं, लेकिन आपको तैयारी ऐसे कराएंगे कि कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं। बट आपको ट्रेंड बता रहे हैं कि हर चैप्टर से क्या आता है।
या तो केस सिनेरियो आएगा, प्रैक्टिकल, बस दो चीजें आएंगी। अब ये जो कॉस्ट शीट चैप्टर है, ये है क्या, जैसे इसमें क्या सीखेंगे, क्या ये फॉर्मूला है, क्या इसमें कोई कंसेप्ट है, क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। कॉस्टिंग में जैसे 14 चैप्टर्स हैं थ्योरी में लाकर, आधे से ज्यादा चैप्टर्स तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। मेथड्स मतलब कॉस्ट निकालने का तरीका। यहां पता है क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे अगर कोई सर्विसेज देता है, सर्विस प्रोवाइडर, तो वो लोग अपनी कॉस्ट निकालने के लिए एक चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं, सर्विस कॉस्टिंग, वो भी हमारे कोर्स में है। उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर। आप कोई 2-4 सर्विस प्रोवाइडर के नाम दो भाई, ये लोग सर्विस देते हैं। कोचिंग, हम आपको सामान थोड़ी बेच रहे हैं। डॉक्टर, हॉस्पिटल, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, एयर इंडिया, दे आर ऑल सेलिंग सर्विस। स्कूल, तो ये लोग अपनी कॉस्ट एक अलग चैप्टर के माध्यम से निकालते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड तो नहीं होते, बट उनमें कुछ हुनर टाइप होता है। जैसे टेलर हो गया, कपड़े वपड़े सिल रहा है। इसी तरह एक टाइपराइटर हो गया, वो लोगों की चीजें टाइप वाइप करता है, ड्राइंग वगैरह बनाता है। ये तो आप बताइए, ये दोनों लोग एग्जाम्पल लेते, ज्यादा नहीं, इन दो लोग, एक हो गया कार मैकेनिक, चलो, एक हो गया टेलर। ये जो काम करते हैं, ये सुबह सुबह दुकान खोल के फटाफट लग जाते हैं काम में, बना बना के रखते हैं चीजें नहीं। अब कार मैकेनिक दुकान का शटर खोला, खाली बैठा रहेगा, जब कोई कार आएगी तभी तो ठीक करेगा, खाली में क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं। इसी तरह से टेलर है, कोई ऑर्डर आएगा तभी तो काम करेगा। अच्छा, आप एक चीज समझिए, ये दोनों लोग डिजाइन विजाइन अपने मन से डाल देते हैं चीजों के अंदर। जैसे टेलर को कोट बनाने का ऑर्डर आया, जो उसको अच्छा लगेगा वैसी डिजाइन डालेगा, कस्टमर कहेगा। साइज अपने मन से बनाएगा नहीं। कार मैकेनिक, जो भी चीज कार में ठीक नहीं लगी अपने आप ठीक कर देगा, कस्टमर कहेगा ये खराब है, ठीक कर दे बस। तो यहां पर जब कॉस्ट निकाली जाती है तो जॉब कॉस्टिंग का सहारा लेते हैं, जॉब कॉस्टिंग, वो भी हमारा एक चैप्टर है। बस अभी इतना ही बोलूंगा। ये भी एक मेथड है। इसका इस्तेमाल कौन करता है, सुनिएगा जरा। इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो सिंगल वैरायटी ऑफ गुड्स बनाते हैं, एक ही वैरायटी, बस दो नहीं, एक, और वो भी बल्क में बनाते हैं, बहुत 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 ज्यादा। वो लोग जब अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट शीट के थ्रू निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो तो आपको सिखाएंगे, लेकिन कम से कम आप ये तो समझें इस चैप्टर का, इस मेथड का उपयोग कौन करते हैं। जो लोग क्या बना रहे हैं, सिंगल वैरायटी, मैं लिखता हूं यहां पर, आपने कॉपी नहीं करना, सिंगल वैरायटी, और वो भी बल्क में। आप कोई बिजनेस का नाम दे सकते हो, भाई देखो जी ये सिंगल वैरायटी बना रहा है, बल्क में बना रहा है, तो मैं कहूंगा अरे वाह, इसका मतलब ये कॉस्ट शीट के माध्यम से निकालता है। अब कैसे निकालता है वो तो आपको सिखाएंगे हम, लेकिन कुछ बिजनेस का नाम हम बताओ, आपको लगता हो कुछ आ रहा है दिमाग में तो बताओ। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक की तो कई सारी वैरायटी है, काली भी आती है, सफेद भी आती है, ऑरेंज भी आती है। सोडा लेकिन बल्क में कहां बन रहा है, बल्क में नहीं बनता, बल्क में तो बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा दिमाग को दूर डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो ही बिजनेस है, सिर्फ दो, जो क्राइटेरिया पूरे करते हैं। एक है ब्रिक मेकिंग, ईंटों का भट्टा। किसी ने देखा है, कहां देखा तुमने, देखा तुमने ईंटों का भट्टा? तो सोचिए जहां ईंटें बनती हैं, सबसे पहले बताइए कि ईंटों की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है क्या? एक ही तरह की ईंट होती है, ऑरेंज कलर की। अच्छा, जब वो ईंट बनाता है तो बल्क में बनाता है, क्योंकि एक एक आदमी जो उसके पास ईंट खरीदने के लिए आता है, सोचो कितनी खरीदता होगा,
एक बिल्डर है, बहुत बड़ी सोसाइटी बना रहा है, 20-20 मंजिल के टावर बना रहा है। ये थोड़ी बोलेगा 100 ईंट दे दे, वो तो क्या बोलेगा 500 ट्रक ईंट चाहिए, 1000 ट्रक ईंट चाहिए। तो सोचो एक ग्राहक इतना खरीद रहा है, तो प्रोडक्शन तो बल्क में होता होगा, वहां कॉस्ट शीट का उपयोग होता है। दूसरा, कोल मेकिंग, कोयला। आपने कोयले की कई वैरायटी देखी है क्या? काला, हरा, लाल, पीला, छोटा, बड़ा, मोटा, टेढ़ा, नहीं, एक ही वैरायटी होती है कोयले की। और कोयला भी बल्क में बनता है। कोयला कौन खरीद रहा है? सबसे बड़ा खरीदार है जो कंपनियां बिजली बनाती है, एनटीपीसी। यहां से थोड़ा ये इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास जाओगे, वहां पे बहुत बड़ा उसका प्लांट है बिजली का, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पीछे। वहां पे एक रेलवे लाइन भी है रोड पे, वो पूरी मालगाड़ी कोयला भर के जाती है वहां पर बिजली बनने के लिए। अब जो कोयला बना रहे हैं वो लोग एक ग्राहक को इतना सारा सामान देते हैं पूरी मालगाड़ी भर के, और सोचो कितने सारे लोग होते होंगे जो खरीद रहे हैं, कितनी सारी कंपनियां हैं जो बिजली बना रही है। अब कोयला बनता कैसे? इसकी ना वो होती है खान टाइप या पहाड़, आप कुछ भी बोल दो, वहां से बड़े बड़े पत्थर तोड़ के लेकर आते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके कोयले में बदलते हैं। तो ये लोग यूज करते हैं कॉस्ट शीट का। तो दो ही बिजनेस हैं, एक कोल मेकिंग, एक ब्रिक मेकिंग। ठीक, अब मैं आपको कुछ अनऑफिशियल बात बताता हूं, ये तो ऑफिशियल थी। आजकल हर कोई बिजनेस कॉस्ट शीट के माध्यम से कॉस्ट निकाल रहा है, चाहे वो 10 तरह की वैरायटी बनाते हो और मामूली सी क्वांटिटी बनाते हो, वो भी कॉस्ट शीट का उपयोग कर रहा है रियल लाइफ में। आज बेनेटन कंपनी, वेनुसेन, लिवाइस, ली कूपर, ये सब कॉस्ट शीट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता हो या बहुत बल्क में बना रहा हो, सभी लोग कॉस्ट शीट का उपयोग कर रहे हैं। जीन्स बनाने वाला, शर्ट बनाने वाला, जूते बनाने वाला, सब इसी के थ्रू कॉस्ट निकाल रहे हैं। जबकि ये मेथड उन लोगों के लिए था, पोलो ब्रेक वालों के लिए। अब जब बाय चांस एग्जाम में आप लिख रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो किसी को यह मत बोलना कि आजकल सभी लोग कॉस्ट शीट का उपयोग कर रहे हैं। आप ऑफिशियली बोलना भाई कॉस्ट शीट तो एक मेथड है, कॉस्ट निकालने के काम आता है। इसको वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो सिंगल वैरायटी बल्क में बनाते हैं, जैसे ब्रिक मेकिंग, कोल मेकिंग, फुल स्टॉप। अपने आप को कंट्रोल में रखना, यानी कि सब वक्त उनके सामने वो कहेंगे पता नहीं क्या बात कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ में मैं अनऑफिशियली बता रहा हूं, छोटे बिजनेसमैन कम बना रहे हैं, वैरायटी बना रहे हैं, वो भी कॉस्ट शीट का उपयोग करते हैं। अब कॉस्ट शीट पे कॉस्ट निकालना सिखाएंगे आपको, क्योंकि आपको मैंने अनऑफिशियल बता दिया, सभी को यूज कर रहे हैं। मान लो कोई कंपनी शर्ट बना रही है आज, वो भी इसका उपयोग कर रही है। तो इसमें ना एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट, कॉस्ट उसी फॉर्मेट में निकाली जाती है। और इससे फायदा पता है क्या है? आप उस फॉर्मेट को लिख दो, आपका कोई भी खर्चा ऐसा नहीं है जो इग्नोर हो जाए, स्किप हो जाए। शर्ट बनाने में जितनी भी पॉसिबल कॉस्ट है सब उस फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो आप पहले फॉर्मेट लिख दो, फिर जो आपके खर्चे लगे उनके सामने लिख दो, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आप वैसे जनरली बताओ, अगर कोई कंपनी शर्ट बना रही है तो उनके क्या क्या खर्चे लगते होंगे? रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, ओके, अदर एक्सपेंस हो गए, और बस। एक्सपेंस के कुछ टाइप्स बता दो। अच्छा, और थोड़ा बड़ा सोचते हैं। देखो, शर्ट बनती है, सबसे पहली बात, शर्ट कहां बनती है? फैक्ट्री में, फैक्ट्री के खर्चे। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है, जैसे वेनुसेन टाइप है, ली कूपर टाइप है, उसमें बड़े बड़े लोग भी काम करते होंगे, सीए भी होते होंगे, डायरेक्टर्स भी होते होंगे, वो क्या फैक्ट्री में बैठते होंगे? कहां बैठते हैं? कॉर्पोरेट ऑफिस, तो वहां पे भी खर्चे लगते होंगे। अच्छा, उनकी शर्टें बिकती कहां से है? शोरूम आउटलेट्स, उसके भी खर्चे होते होंगे। तो देखो, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, शोरूम के खर्चे, डिलीवरी के खर्चे, ऑनलाइन आजकल सब बेच रहे हैं, वेबसाइट के खर्चे,
अरे शर्ट बनाने में पैसे नहीं लगते जितने इन सब चीजों में लगते हैं आजकल। अगर किसी कंपनी ने ऑफिस खोल रखा है तो वहां जितने खर्चे हैं वो बताओ शर्ट की कॉस्ट में ऐड होंगे नहीं होंगे? होंगे। इतने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनका डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस का किराया हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन, ऑडिट फी, सीए की फी, ये सब ऐड होंगे। शोरूम बना रखा है शर्ट बेचने के लिए, अब शोरूम का रेंट हो गया, शोरूम का बिजली का बिल हो गया, पैकिंग का मटेरियल हो गया, सेल्समैन की सैलरी हो गई, सेल्समैन की सैलरी, ये सब ऐड होते हैं। तो जितना बड़ा आजकल बिजनेस है उतने खर्चे हैं, वो सारे खर्चे ऐड किए जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन अपनी जेब से थोड़ी कोई खर्चा देगा, वो तो कस्टमर से रिकवर करेगा सारा। बनाने में इतना खर्चा नहीं है जितना इन चोचलों के अंदर है, फैक्ट्री के, ऑफिस के, शोरूम के, डिलीवरी के। तो आपको हम यहां पर एक स्टैंडर्ड तरीका बताएंगे, भैया ये तरीका है कॉस्ट निकालने का, एक फॉर्मेट, आपको एक एक आइटम उसका समझाया जाएगा। फिर कोई भी सवाल आए फॉर्मेट लिख दो और पढ़ पढ़ के फिगर पोस्ट करो। हाँ, ट्रेडर कॉस्ट नहीं फॉलो करता क्योंकि वो कुछ बनाता नहीं है, वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसके लिए कोई अलग चीज है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो सामान बनाते हैं, वैसे तो उनके लिए था जो बल्क में बनाए, सिंगल वैरायटी बनाए, आजकल हर कोई बनाने वाला इसको फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है हमारे जीवन में कॉस्ट शीट की। ठीक है, समझ आई बात? मैं भी टाइम देख रहा था, टाइम करीब करीब हो गया है, आज और लिखने का है नहीं, हमारे पास समय बचेगा नहीं। तो किसी को कोई डाउट वगैरह तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 मिनट का टाइम है मेरे पास। कोई भी सवाल किसी के मन में आ रहा हो कोर्स से रिलेटेड या वैसे ही, या जनरली सीए के बारे में आपको कुछ पूछना हो कोर्स से रिलेटेड, या वैसे आपका कोई सवाल हो। मैं एफएम पढ़ाता हूं, एसएम नहीं कराता। एफएम का कोर्स कम होता है, एफएम बहुत छोटा है कॉस्टिंग के मुकाबले। कॉस्टिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट। यहां 14 चैप्टर है, वहां 7 है और 2 थ्योरी है, टोटल 9 है वहां, 7 + 2 थ्योरी तो इजी है उसकी भी, और वो 50 मार्क का ही 100 मार्क्स का है। और बताएं कोई बात? चलो ठीक है, तो आज जितना पढ़ाई समझ आ गया, बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेना अगली क्लास से पहले, और फिर हम आपको कॉस्ट शीट शुरू कराएंगे। उसमें जो भी कंसेप्ट वगैरह है वो सब बेसिक का ही काम करेंगे जब तक कॉस्ट शीट चलेगी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।